हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पर्सनालिटी सीरीज की बात कर रहे हैं। लास्ट के अभी तक 3 वीडियोस हुए हैं जिसमें हमने यूनिट 2 के पार्ट 4 को डिस्कस किया है जो कि पर्सनालिटी है। तो ये पर्सनालिटी वाला जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम रॉर्साच इंक ब्लॉट टेस्ट जो हमारा है ये हर्मन रॉर्साच ने इसको फाइंड किया था एंड उसमें उन्होंने क्या किया है, अब नॉर्मल लोगों पे काम किया है और देखा है कि कैसे जो उनके रिस्पॉन्सेज, उनके जो आंसर्स हैं वो नॉर्मल इंसानों से कैसे अलग है। ठीक है। और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं, कैसे वो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं टेस्ट में। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। ठीक है। और ये प्रोजेक्टिव मेथड्स जो हमारे होते हैं, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उसमें मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड का एक मेन मेथड है जो कि पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करने में काम आता है। मैं इसमें आपको प्रोजेक्टिव मेथड की जो वीडियो की लिंक है वो दे दूंगी ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है इंसान का, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टिव माइंड मेथड में हम अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी भी करते हैं। मेनी पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज को हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे और इससे एक इंसान की पर्सनालिटी का कौन सा एस्पेक्ट जज होता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसके इंटरेस्ट, उसके डिजायर्स, थॉट्स, ये सब चीजें हम उससे रिवील कर सकते हैं टेस्ट से, यानी जान सकते हैं। अब देखो इस टेस्ट के बारे में फटाफट से देखते हैं। मटेरियल ऑफ द टेस्ट, यानी आपको इस टेस्ट के लिए क्या चाहिए। इसमें हमें 10 कार्ड्स चाहिए। ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इंक ब्लॉट्स होते हैं उस कार्ड पे, इंक से कुछ ऐसे फिगर्स बनाए होते हैं। ठीक है। जो कार्ड होगा उनका साइज 11 बाई 9 का होगा। और इनमें से जो 10 कार्ड मैंने आपको कहे, इनमें से 5 हमारे ब्लैक होते हैं, 2 हमारे ब्लैक और रेड होते हैं, बाकी के 3 मल्टी कलर्ड होते हैं। आप इंटरनेट पे डालोगे जब तो आपको बहुत इजीली बहुत सारे आपको इंक ब्लॉट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। ठीक है। अब ये जो कार्ड्स होते हैं इनको हम एक सीरियल ऑर्डर्स में देते हैं और इनके आंसर्स को हम कैप्चर करते हैं। जो ब्लॉट्स हैं हमारे अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कोई आपको एक पर्टिकुलर बड़ा पैटर्न या उसमें दे रहे हैं या दिखा रहे हैं प्लॉट्स को। ब्लॉट्स बहुत ही वेग और बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड से होते हैं। ठीक है। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसको हमने वो दिया है, जो इंसान इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, उसके आंसर को हम नोट करते हैं। ऑल्सो उसके पास जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो कैसे भी आंसर दे सकता है, अपने थॉट्स को वर्ड्स की फॉर्म में रख सकते हैं। ऐसा कोई उनके पास बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको यही जवाब देना है या ऐसे ही जवाब देना है। ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल हो गया टेस्ट का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, यहाँ जो वर्ड सब्जेक्ट बोल रहे हैं, कौन, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने अपना सब्जेक्ट कहा है, वो इंसान जिसके ऊपर अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम बैठा देते हैं, उसके साथ एक बहुत ही रैपो क्रिएट कर लेते हैं, है ना, एक अच्छे से बातचीत करके, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद सबसे पहला कार्ड उसको हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। और उसको बोलते हैं कि आपको कार्ड को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब जब उस सब्जेक्ट ने कार्ड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, तो हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपको इसमें क्या दिखा। ठीक है। आपका इसके बारे में क्या विचार है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी देयर, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए। या फिर जो आप फिगर देख रहे हो आपको क्या लग रहा है उससे क्या बन रहा है। ठीक है। ऐसे ही करके एक एक करके सारे कार्ड्स हम देते हैं और रिस्पॉन्सेज को हम नोट कर लेते हैं। कोई समय बाउंड नहीं होता है कि हाँ अच्छा 1 घंटा 2 घंटा, कोई ऐसा बाउंड टाइम नहीं होता। सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा आंसर भी दे सकता है। ठीक है। और चाहे तो कार्ड को पलट के वो इंक ब्लॉट्स को अलग अलग एंगल से देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है। इस टेस्ट के दौरान सिर्फ उसका आंसर ही नहीं, स्टूडेंट का या फिर सब्जेक्ट का जो बिहेवियर है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हर चीज को नोटिस किया जाता है। और इस टेस्ट को एक सिटिंग में हमको कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है आपका सब्जेक्ट थक चुका है तो उसको बीच में थोड़ी देर का हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सॉरी वेट टाइम दे सकते हैं या फिर रिलैक्स टाइम दे सकते हैं। ठीक है। बट इसको करना हमें एक ही सिटिंग में है कंप्लीट। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट एज एन आपको पता होना चाहिए ताकि आप लिख सको जब इस टेस्ट के बारे में लिखोगे। नाउ स्कोरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज, यानी अब आपने देख लिया आपको क्या मटेरियल चाहिए, टेस्ट होता क्या है, कैसे आप सेटअप करेंगे। अब आपको जो रिस्पॉन्सेज आए उनको आप कैसे स्कोर करोगे, एनालिसिस कैसे करोगे उसका। ठीक है।
तो जो स्कोरिंग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है इस टेस्ट का, वो एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, सिर्फ ट्रेन लोग ही ये कर सकते हैं और 4 बेसिस पे होता है: लोकेशन, कंटेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड ओरिजिनलिटी। लोकेशन क्या होता है? देखो, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इंक ब्लॉट जिसपे आपके सब्जेक्ट ने अपने रिस्पॉन्सेज को जिससे जोड़ के अपने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, अब जो लोकेशन है वो हमारा पूरा प्लॉट भी हो सकता है और उसका एक पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। जैसे देखो, वर्ड्स जैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? होल ब्लॉट यानी पूरे ब्लॉट को। डी, कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है मेजर डिटेल्स, जो सबसे बड़ी मेजर मेजर डिटेल्स हैं उनको। स्मॉल डी, कुछ छोटी आपकी यूजुअल डिटेल्स, यू नो। डी एंड डी, कैपिटल एंड स्मॉल डी, अनयूजुअल डिटेल्स जो कि बड़े यूजुअल नहीं है। एंड एस हमारे वाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपको बताया हुआ है कि कौन चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स पता है ना आपको कि जो सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज हैं इमेजेस को देख के, है ना? तो इमेजेस जो है ह्यूमन की, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द सिंबल एच, और एनिमल की अगर इमेजेस है तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर एक सब्जेक्ट को ह्यूमन इमेज दिख रही है तो उसका मतलब है वो काफी इमेजिनेटिव है, उस बहुत ही वाइज पर्सन है और स्टेबल है। वेराज अगर एक इंसान को एनिमल्स की पिक्चर दिख रही है तो इसका ये मतलब रहता है कि वो इंसान ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं है और उसका अनस्टेबल पर्सनैलिटी है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पार्ट रहता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो हमारे होते हैं, इसमें क्या होता है? द डिटर्मिनेंट्स इम्प्लाई कि वेदर द सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके ब्लॉट पे डिपेंडेंट है या उसके कलर पे, या वो कितनी बार दिख रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली दिख रहा है उस पे। ठीक है, इसका पहला पार्ट आता है कलर। कलर को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द सिंबल सी। ठीक है, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ब्लॉट जो है वो कलर्स में दिखता है, इसका मतलब है उसके अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। ठीक है, देन आपका फॉर्म। फॉर्म हमारा दिखता है बाय द सिंबल एफ, यानी कि उसको किस फॉर्म में हमारा ब्लॉट दिख रहा है। ठीक है, अगर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म दिख रही है ब्लॉट इमेज के अंदर, तो इसका मतलब वो काफी इंटेलिजेंट है और उसमें थिंकिंग की पावर है। लेकिन अगर कोई भी फॉर्म नहीं दिख रही, कोई आकार यानी कोई भी फॉर्म नहीं दिख रही है, तो मतलब उसमें इंटेलिजेंस लैक कर रहे हैं, नहीं है। शेडिंग, शेडिंग को हम के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जिसको ब्लॉट में शेडिंग दिखती है, वो क्या है, उसमें थोड़ी एंजाइटी है। देन टेक्सचर, टेक्सचर आपको पता है टी से हम सिंबलाइज करेंगे, और एक इंसान का जो झुकाव है टूवर्ड्स दी व्हाट डू यू से द डिटेल्स, वो हमें इससे दिखता है। ओके, लास्ट इसका पार्ट है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब पहली बात तो सिंबल एम से रिप्रेजेंट होता है। अगर एक इंसान को अगर सब्जेक्ट जो हमारा है उसको क्या दिखेगा? ह्यूमन या फिर एनिमल्स मूविंग दिखेंगे, इसका मतलब है वो एक्सट्रोवर्ट है। अगर वो स्टिल यानी बिना रुके हुए दिखेंगे तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जो है वो क्या करेगी? ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो बहुत ही आम है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से थोड़ा सा अलग करेगी। ठीक है, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ओरिजिनल होंगे तो वो पॉपुलर भी होंगे। ठीक है, और इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप आंसर देते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास, पूरी क्लास को हमने कुछ आंसर्स देने के लिए दिया, कुछ लोग के बिल्कुल सिमिलर से आंसर होंगे तो उसको हम बड़े पॉपुलर आंसर कहेंगे कि सिमिलर सिमिलर से है। जबकि कुछ के बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही अलग आंसर्स होंगे, तो जो भी एग्जामिनर होता है उसको बड़े आराम से पता चल जाता है। ठीक है, जिनके ओरिजिनल आंसर्स होंगे वो काफी इंटेलेक्चुअली उनका लेवल हाई होगा, और जिनके आंसर पॉपुलर यानी जिनके जैसे सबके हैं वैसे होंगे, उस केस में हमारा ऑर्डिनरी थिंकिंग लेवल है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं इस टेस्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। ठीक है, इसके फायदों की बात करें, मेरिट्स की, तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। इसको हम नॉर्मल और अब दोनों लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक इंसान के अंदर अगर एंजाइटी है या सिक्योरिटी, क्या मतलब कितनी उसको ज़रूरत है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और इस टेस्ट के बारे में हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि इसको हम रेमीडियल पर्पस, यानी किसी चीज़ को अगर पता लगता है कि किसी चीज़ में थोड़ी कमी है, उसको ठीक करने में भी हम वर्क में ला सकते हैं। इसके नुकसान ये हैं, ये स्मॉल चिल्ड्रन पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो तो आंसर नहीं कर पाएंगे उस अकॉर्डिंग।
इसमें काफ़ी हार्ड वर्क और काफ़ी समय लग जाता है और हमें इसके लिए बहुत ही ट्रेन्ड लोग चाहिए, हर कोई आके ये टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आता है टैट विच इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट को एच ए मूरे और सी डी मॉर्गन ने 1935 में डिवाइस किया था। देखो, थीमेटिक थीम से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एपर्सेप्शन का मतलब होता है जो आपके माइंड का परसेप्शन होता है, यानी मेंटल परसेप्शन, किसी चीज को देखकर आप क्या समझते हो, ठीक है। तो थीमेटिक एपर्सेप्शन क्या हो गया, इस टेस्ट के अंदर आप किसी चीज को देखते हो, समझते हो, पहचानते हो अपनी मेंटल परसेप्शन के मदद से, और फोर नॉलेज यानी जो पहले से आपके दिमाग में उसको लेके कुछ नॉलेज है उसकी मदद से। टैट implies द टेस्ट टेकन बाय अ सब्जेक्ट, यानी ये वो टेस्ट है जो कि सब्जेक्ट लेता है। क्यों लेता है? टू राइट अ स्टोरी ऑन अ थीम ऑफ अ पिक्चर गिवन टू हिम यूजिंग प्री रिकॉग्निशन, यानी कि जो उसको पिक्चर दी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर वो एक स्टोरी लिखता है। किसके ऊपर? जो पिक्चर की थीम है उसके ऊपर अपनी नॉलेज को, अपने दिमाग में जो पहले से कंसेप्ट है उसको यूज करके एक स्टोरी बिल्टअप करता है। इसी टेस्ट को पावर ऑफ इमेजिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, ठीक है। और स्टोरी लिखते समय अपने पूरे डिजायर्स, एम्बिशंस, अपने डर, इन सब चीजों को वो चीज मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मल और न्यूरोटिक्स दोनों लोगों को ये टेस्ट दिया जा सकता है। अब इस टेस्ट का मटेरियल क्या रहता है? इसमें 31 स्टैंडर्डाइज केसेस हैं दैट कैरी पिक्चर, ठीक है। इट शुड बी कार्ड हियर। तो 31 हमारे स्टैंडर्डाइज कार्ड्स हैं, जिनमें से 10 जो है वो मेन के लिए हैं, 10 हमारे विमेन के लिए हैं, 10 बोथ, ठीक है। और एक कार्ड ब्लैंक रहता है। तो 31 कार्ड्स में से 10 फॉर मेल, 10 फीमेल, 10 फॉर बोथ, एंड एक कार्ड ब्लैंक कार्ड होगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को इनमें से 21 कार्ड्स का यूज करना है। अब होगा क्या, जो पिक्चर होगी वो किसी भी कॉमन लाइफ, इंसान की लाइफ के किसी भी एक इंसिडेंट से जुड़ी होगी, ठीक है। पिक्चर्स अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। हर सब्जेक्ट को उस पिक्चर को देख के वो क्या परसीव कर रहा है, उसको क्या चीज दिमाग में आ रही है, वो लिखना है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है। और अगर ब्लैंक कार्ड दे दिया जाए तो आपको इमेजिन करके एक पूरा का पूरा स्टोरी बिल्टअप करना है। इस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को बिठाएंगे, उसको कंफर्टेबल करवाएंगे। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें क्या बोला जाएगा कि आपको कुछ कार्ड्स दिखाए जाएंगे, उन कार्ड्स पे पिक्चर्स होंगे, एंड ये हम जानना चाहते हैं कि कितने अच्छे से आप उस पिक्चर को देख के एक स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। आप हर पिक्चर को देख के एक अलग स्टोरी आपको लिखना है, और लिखते समय आपको दिमाग में रखना है कि क्या आपने पिक्चर में देखा, और आपको क्या लगता है जो पिक्चर दिख रही है उससे पहले क्या हुआ होगा, क्या इंस्टेंस उससे पहले हुआ होगा, या क्या है उसके अंदर। फिर पिक्चर को देखकर उसकी थीम को देख करके जो स्टोरीज हैं वो लिखी जाती हैं, और इससे एक इंसान के अंदर की जो हिडन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो सब बाहर आती है, ठीक है। इस टेस्ट में टोटल 4 घंटे लगते हैं, 2-2 घंटे की 2 सिटिंग्स होती हैं। पहले 2 घंटे में 10 कार्ड दिए जाते हैं, दूसरे 2 घंटे में बाकी के 10 कार्ड, ठीक है। इस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिंगल इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है, और एक ग्रुप के साथ भी एक साथ हो सकता है। ग्रुप के अंदर हम पिक्चर्स को प्रोजेक्टर की मदद से दिखाते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में सिर्फ उसके रिस्पॉन्सेज ही नहीं, बल्कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसके दिमाग में सस्पिशियस थॉट्स अराइज हो रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। अब स्कोरिंग की बात करें तो इसका स्कोरिंग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे रहता है। स्कोरिंग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है रिस्पॉन्सेस का, उसको हम 4 फैक्टर्स की मदद से करते हैं। हीरो ऑफ द स्टोरी। हीरो ऑफ द स्टोरी के अंदर हम क्या देखते हैं? देखो, ऑब्वियसली किसी भी स्टोरी में एक आपका हीरो रहता है जो प्रोमिनेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। उसकी इमोशंस, उसके फीलिंग्स लार्ज पार्ट ऑफ द स्टोरी को फॉर्म करते हैं। काफी बार सब्जेक्ट अपने आप को हीरो की इमेज में इमेजिन करके उसके बेसिस पे स्टोरी लिखते हैं। सेकंड आता है मेन नीड ऑफ द हीरो, कि हीरो की नीड क्या है, ठीक है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द हीरो, व्हाट आर द नीड्स रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि सब्जेक्ट ने अपने हिसाब से जो सर्कमस्टांस बनाया है, जो देखा है, उसमें हीरो को क्या क्या चीजों की नीड्स है। प्रेशर ऑन द हीरो। अब देखो, आपको हीरो की नीड्स पता चल गई हैं, तो अब सब्जेक्ट को ये जानना है कि कौन से फोर्सेस हैं जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं हमारे हीरो के ऊपर, ठीक है। एनवायरनमेंट से या फिर किसी भी जगह से क्या किस तरह का इन्फ्लुएंस या प्रेशर जो है वो आ रहा है। लास्टली रिजल्ट्स। अब ये सब कर लेने के बाद आपको क्या आएंगे? रिजल्ट्स होंगे,
ठीक है, कि कैसे पूरा का पूरा जो आपने रिस्पॉन्सेज दिया है या जो भी पूरा रहा उससे क्या रिजल्ट आया। इस टेस्ट से हम एक इंसान के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, नीड्स, रिलेशनशिप्स, इन चीजों को परख सकते हैं। इस टेस्ट के मेरिट्स क्या रहते हैं, इसको हम इंडिविजुअल या ग्रुप दोनों पे कर सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट की रिसर्च करने में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉर्मल पर्सन और न्यूरोटिक्स दोनों की स्टडी हो सकती है इस टेस्ट के द्वारा। ठीक है। डीमेरिट क्या है, ये छोटे बच्चों पे हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। छोटे बच्चों को आप कहो ये कार्ड देखो, क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, सब लिखो, इमेजिन करो, इतना वो नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट अ कंप्लीट टेस्ट, ये कोई कंप्लीट टेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं स्कोर करते समय। ठीक है, इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है और सिर्फ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि ढूंढने और मिलने बहुत मुश्किल। लास्ट हमारा आता है चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसको कैट बोलते हैं। ये आपके लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में इसको डेवलप किया था। और इससे हम, क्योंकि नाम से पता लग रहा है, चिल्ड्रन, बच्चों की पर्सनालिटी जो है उसको इवेलुएट करते हैं, मतलब 3 से 11 साल की उम्र के लोगों की। टैट और कैट, ये दो चीजें जो भी मैंने आपको, एक तो पता है ना, टैट विच इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, और कैट हमारा चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। इनका मेजर डिफरेंस यही है कि कैट हमारा बच्चों की पर्सनालिटी इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है और टैट हमारा एडल्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम 10 स्टैंडर्डाइज कार्ड लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो इसको थोड़ा सिंपल रखा जाता है। 10 कार्ड लिए, एंड इन कार्ड पे क्या होती है, पिक्चर ऑफ एनिमल्स, इंसान की जगह बच्चों की इस पे इमेजेस होती हैं। और हम एनिमल्स को क्या दिखाते हैं, बहुत अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस में उनकी पिक्चर्स दिखाते हैं। ये पिक्चर्स देख के बच्चे के दिमाग में जो फैंटेसी, जो इमोशंस आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट उनको चेक करते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। बच्चा जो है अपनी हैबिट्स, फैमिली, एफिनिटीज, उनकी जो ट्रेनिंग, इन सब चीजों को यूज करके उस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी फॉर्म करेगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, पहले आप सब्जेक्ट को बिठाएंगे कंफर्टेबली, उसके साथ एक रैपो बिल्ड करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको बहुत कंफर्ट देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एक कार्ड देंगे बच्चे को और कहेंगे इस पे स्टोरी लिखो। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे को पूरी 10 पिक्चर्स दिखाते हैं वन बाय वन, और उनका रिस्पॉन्स हम जो है वो पूरा का पूरा लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्कोरिंग कैसे रहती है, सब्जेक्ट ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, कैसी तरह की स्टोरी लिखी है उसके बेसिस पे हम उसको एनालाइज करते हैं कि थीम क्या थी स्टोरी की, एंडिंग उसने हैप्पी एंडिंग लिखी है या सैड एंडिंग लिखी है, सब्जेक्ट का जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स को लेके वो रिस्पेक्टफुल है या वॉयलेंट है, और स्टोरी लिखने में सब्जेक्ट ने कैसी लैंग्वेज का यूज किया है। इन चीजों के बेसिस पे स्कोर्स दिए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्टिव टेस्ट है, बच्चे की पर्सनालिटी हम इससे इवेलुएट कर पाते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देके हम बच्चों का जो रिलेशनशिप है आपस में दूसरे बच्चों के साथ, उसको भी हम इवेलुएट कर पाते हैं। नुकसान इसके या डीमेरिट्स, इसके लिमिटेशंस यही हैं कि ये एडल्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है और इसको सिर्फ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट ही इस टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें जो 3 टेस्ट है हमारे, तीनों प्रोजेक्टिव टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको उस टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि उसको हम कंडक्ट कैसे करते हैं, कौन से मटेरियल्स उसमें हमको चाहिए, किस तरह की उसकी स्कोरिंग एनालिसिस होते हैं, उनके मेरिट्स, डी मेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कवर किया है। एंड अगर आपको इसके पहले वाले जो वीडियोस के लिंक है वो चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और प्रोजेक्टिव हमारे क्या होते हैं मेथड्स, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो पे आपको अटैच कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।